अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए नामवर आलमी कंपनीज़ की दिलचस्पी देखी जा रही है, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं पाकिस्तान में। ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द रीजन, वो सबसे ज़्यादा एक जो स्टॉप दिखाई दे रहा है वो आकर पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान एक ऐसी टेरिटरी लग रही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं यानी ROI है, वो तमाम जो एक कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़, उनको वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये बड़ा एक गुड साइन है कि पाकिस्तान इतना लुक्रेटिव रीजन के अंदर है और ख़ासकर आउट ऑफ द रीजन भी, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी सिक्योर दिखाई दे रही है, सेफ दिखाई दे रही है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आएगी, इसके लिए जो इंटरनेशनल कंपनीज़ काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, किस किस सेक्टर से ताल्लुक़ है, और साथ साथ आने वाले दिनों में जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा हम ग्रैब कर पाएंगे। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड चाइना के हवाले से। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड चाइना ज़रई इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में तकरीबन $4 बिलियन के मुआहदे तय हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात वाज़े है कि पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी काफ़ी अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में आ रही हैं। वहीं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी जो कॉन्फ्रेंस है यानी कि सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पाकिस्तान ने उसको अवेल किया। तकरीबन $4 बिलियन के अग्रीमेंट्स तय हुए। और साथ साथ इसमें एक अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो चाइना की एक्सपर्टीज़ है उससे पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इसके साथ साथ जो एक सेल्फ सफिशिएंसी है उसको भी फ़रोग मिलेगा। एग्रो बेस्ड कंट्री ऑलरेडी पाकिस्तान है, लेकिन अब इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है ताकि तमाम जो एक एफिशिएंसी है या इनोवेशन है उसके ऊपर काम हो सके। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना की शेडोंग कंपनी है जो कि पाकिस्तान में मैरी टाइम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की जो है तैयारी कर रही है और इसकी तजवीज़ दी गई है। अच्छा, अब खासकर मैरी टाइम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो हमारे जहन में ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कितना ज़्यादा हम इस पे काम कर सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी हमारा जो एक मैरी टाइम जो एक आप एरिया देखें या हमारा जो एक इस मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास ये भी एक ब्लू इकोनॉमी के अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है कि हम डिफरेंट मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ लास्टली हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। वन ऑफ दी, अब हम कह सकते हैं कि फिनोमिनल मार्केट इन द वर्ल्ड दिखाई दे रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर 1,56,000 को टच कर चुके हैं और ये साइकोलॉजिकल बैरियर हमने इंट्राडे हाई में भी अचीव किया और उसके साथ ही क्लोजर हुआ। तो इट मींस कि 1,56,000 का लेवल मार्केट क्लोजर में भी सस्टेन कर चुकी है। आज के दिन हम कह सकते हैं कि मंडे का दिन अगेन एक एनर्जेटिक जो एक स्टांस है वो इन्वेस्टर्स ने लिया है और साथ साथ तकरीबन 1800 से भी अबव पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। वो जब हम मार्केट इंडेक्स अपडेट्स दिखाएंगे तो बात करेंगे, लेकिन तमाम जो ओवरव्यू है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है। इकोनॉमिक रिपोर्ट देखते हैं एक, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाक चीन ज़रई ताल्लुकात जदीद टेक्नोलॉजी, मशीनरी, बीज साजी और स्मार्ट फार्मिंग के जरिए दोनों ममालिक के माबैन शराकतदारी में संगमील की हैसियत रखते हैं। पाक चीन ज़रई शराकतदारी एक नए दौर में दाखिल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में ज़रई सनतों के फ़रोग़ के लिए बनाई गई पॉलिसियाँ पाक चीन ज़रई ताउन को नई समत दे रही हैं। हाल ही में मुनक्किदा पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान $4 अरब से जायद मालियत के तारीखी मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। ये मुआहिदे पाकिस्तान की ज़रई तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार के हामिल हैं। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन के मुताबिक ये शराकतदारी न सिर्फ ज़रई पैदावार बढ़ाने का जरिया बनेगी बल्कि ग़ज़ाई सलामती को यकीनी बनाने और बरामदात में इजाफे में भी अहम किरदार अदा करेगी। हालिया कॉन्फ्रेंस में 24 अहम मुफाहमती यादाश्तों पर इत्तफाक हुआ, जिनमें जदीद ज़रई मशीनरी, बीज साजी और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे मंसूबे शामिल हैं। चीन की नुमाया ज़रई कंपनियों GDSP, सेंकियांग और जिंग हुआ सीड ने पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी पर एतमाद का इजहार किया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चीन हर साल $215 अरब की ज़रई अशिया दरामद करता है और पाकिस्तान कम कीमत पर आलमी मयार की अशिया फ्राहम करके इस मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना सकता है। ये शराकतदारी दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के साथ पाकिस्तान की ज़रई मईशत को नई बुलंदियों तक पहुँचाने की सलाहियत रखती है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जब काम होता है और तमाम जो हम कह सकते हैं कि जो एक डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप्स हैं, इनके ऊपर भी यकीनन काम होगा। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी हम देखेंगे और साथ साथ जब ये न्यू इनोवेशन की तरफ जाएंगे तो उससे पाकिस्तान की मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान रिजवी साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। फरहान, सबसे थैंक यू पहले सो ये मच। बताइए कि पाकिस्तान एंड चाइना जो हम खासकर एक एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, $4 बिलियन के तकरीबन जो अग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो चुके हैं, इससे ज़ायद ही बल्कि हो चुके हैं। आप क्या कहेंगे कि खासकर पाकिस्तान की जो मार्केट है या पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, अब बहुत ही तेज़ी से हर सेक्टर के अंदर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टॉक मार्केट इसको इम्पैक्ट दे रही है। क्या लग रहा है आपको कि ये जो एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स हुए हैं कितने ज़्यादा ये फेवरेबल होंगे और एक एडिशन करेंगे हमारी मार्केट, हमारी इकोनॉमी के अंदर? ये जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है, हमने इसका तसलसल अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें, जो हमने SIFC के कुछ इक़दामात देखे थे, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए हो रहे थे, और इस तरह का एक नया एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है। आई थिंक ये अगर आप रीजनल चीज़ों को देखेंगे तो फूड क्राइसिस जो है वो इस रीजन में ऐसा लगता है कि अगर जिस कंट्री ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे काम किया और कॉर्पोरेट फार्मिंग फार्मिंग पे काम किया, तो वो इस पर्टिकुलरली इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा ग्रैब कर सकेंगे, क्योंकि हमने देखा है मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट हुआ है। इस पूरे रीजन में एक बड़ा फूड क्राइसिस है, जिसको अगले आने वाले दिनों में केटर करने के लिए पाकिस्तान जैसे या बाकी कंट्रीज जो जो पहले इक़दाम कर रहे होंगे, वो ही इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही अहसन इक़दाम है और रेवोल्यूशनरी एकदम स्टेप है पाकिस्तान गवर्नमेंट का विद चाइनीज़ गवर्नमेंट के, अगर हम इसको लेके थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। सो ये फर्दर आगे आने वाले दिनों में जिस तरह के इश्यूज़ हमने देखे यूक्रेन वॉर के बाद, वीट के क्राइसिस थे, या राइस प्रोडक्शन पे एक बैन लगाया था हमारे बाकी कंट्रीज़ ने, और पाकिस्तान ने उसको अपॉर्च्युनिटी ट्रीट किया था। तो आई थिंक ये इश्यूज़ जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में कुछ देखे जाएँगे, जिसकी वजह से ये काम करना बहुत नीड ऑफ द आवर थी, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है। जी। राइट फरहान, हमने एक तरफ यहाँ पर देखा कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है और इनफैक्ट चाइना के साथ जब इसके ऊपर काम किया जाएगा, तो वहीं पे हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान एंड चाइना, कुछ एक चाइनीज़ कंपनी है इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मैरी टाइम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कायम किया जाए। इसको कैसे देखते हैं आप और इससे ब्लू इकोनॉमी कितना ज़्यादा आगे बढ़ेगी? क्योंकि सिर्फ अब देखा जाए तो हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की बात हो या फ्रेंडशिप की बात हो, तो सबसे पहले एक बिजनेस डिप्लोमेसी को लाइमलाइट में रखा जाता है। वहीं हमारे पास ये भी ऑप्शंस होते हैं कि हम डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट सेक्टर्स को मज़ीद एक्सप्लोर करें, मज़ीद मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। जी, ये ब्लू इकोनॉमी की जो आप बात की आपने, आई थिंक पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है वे इन गवादर विद चाइनीज, और ये जो मैरीटाइम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं हम, आई थिंक ये मल्टीपर्पज इकोनॉमिकल ग्रोथ में ये प्रोजेक्ट काम आ सकता है, जिसमें बड़ी कोल्ड स्टोरेज डेवलपमेंट्स हैं, वेसल प्रोक्योरमेंट है जो ओके। पाकिस्तान को लेस बर्डन हो, और इस तरह से जो पाकिस्तान से अब मीट एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है, इसकी जो वेसल्स, स्पेशलाइज्ड वेसल्स होते हैं, इनकी प्रोक्योरमेंट है, इनकी चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये ब्लू इकोनॉमी के ऊपर एहसन इकदाम है, बट देखना ये है कि पिछले 2 सालों में हमने देखा कि इस ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारे चीज़ें की जा रही थी। फाइनली वी आर इनटू समथिंग के जिसमें लग रहा है कि शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ हैं, तो होपफुली ये वाली जो चीज़ें हैं वो कुछ मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकेंगी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा फरहान, अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो उससे पहले हम ये देखें कि पाकिस्तान में खासकर स्टॉक मार्केट की जो पोजीशन है आज बड़ी एक अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है, और ये अट्रैक्शन कितनी है? यानी कि लेट्स सपोज कि हम जब बात कर रहे थे 1 लाख के लेवल पर, तो उस वक्त साइकोलॉजिकल लेवल था और सबने कहा था कि नेक्स्ट स्टॉप 150K होगा, लेकिन अब 150,000 के बाद और इसको सस्टेन करने के बाद, इसको एक कंसोलिडेट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ चुके हैं और अब 156 पे आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई इन द हिस्ट्री बनाया है। क्या समझते हैं आप, मार्केट किस स्टॉप पे जाके जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देगी, और साथ साथ जो 200K है वो कितना नियर आपको दिख रहा है?
देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो मार्केट ने अपने आप को री-रेट किया है। जो पाकिस्तान की मार्केट काफ़ी अरसे तक जो है वो अंडर वैल्यू ट्रेड करती रही थी अपने एवरेज मल्टीपल से। सो पाकिस्तान मार्केट तो अभी उस उन मल्टीपल्स पे आना आके ट्रेड होना शुरू हुई है जो नॉर्मलाइज़्ड मल्टीपल था। आई थिंक मार्केट ऑपरेट करती है जो स्टेबिलिटी होती है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट या बाकी चीज़ों में, तो हम जी। तो ये देख रहे हैं कि शायद मार्केट अगले 2-3 साल तक फर्दर इस तरह की एक्टिविटी रहेगी मार्केट में, और मार्केट में कोई इस तरह की कोई खराबी नज़र नहीं आती। व्हाट आई सी इज़ कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं कि मार्केट में कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो बढ़े चली जा रही हैं। मार्केट में स्टिल जो स्टॉक्स मिल रहे हैं वो बहुत चीपर वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। अगर आप रीजनल की बात करें तो यही मार्केट हमारी 11 और 12 के मल्टीपल पे भी ट्रेड किया करती थी। स्टिल वी वी आर सीइंग के मार्केट में डिस्काउंट है, और ये 2 लाख का इंडेक्स इज़ जस्ट अ नंबर। आई थिंक लोगों को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स पे। अभी भी आपकी डिविडेंड यील्ड जैसे स्टॉक में जो है वो 11-11, 12-12% बनती हैं। सो आई थिंक वैल्यूज़ आर देयर, थिंग्स आर देयर, थिंग्स आर इन प्लेस। तो आई थिंक स्टॉक मार्केट विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, और ये हमने देखा है कि मार्केट में जो है वो जब जब स्टेबिलिटी आती है मार्केट अपने आप को रीरेट करती है। सो स्टिल लॉन्ग वे टू गो। आई थिंक मार्केट में इन्वेस्टर्स को लॉन्ग रहना अच्छा चाहिए। और फरहान, अगर हम बात करें मार्केट की स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर खासकर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, ऑफ कोर्स इसका बहुत बड़ा एक पोर्शन है जिसका इम्पैक्ट मार्केट दे रही है। और आपने कहा कि मार्केट में स्टेबिलिटी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो आप समझते हैं कि मार्केट में ये तमाम चीज़ें इसी वजह से एक ठहराव दिखाई दे रहा है, और मार्केट की जो एक स्टडी पोजीशन है वो इसीलिए है कि मार्केट में एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है। फिर पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो फिर उसके बाद जो एक मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान में एक पोजीशन आई है, रीजन में हमारा एक जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है, दिस इज़ द रीज़न कि आप समझते हैं कि ये तमाम जो नंबर्स हैं या ये तमाम जो मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, इकोनॉमी के जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये सब इसी की इम्पैक्ट्स हैं। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स काम ही जब करता है जब स्टेबिलिटी नजर आ रही होती है, और स्पेशली ऑन द पॉलिटिकल साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में क्या काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इकदाम किए गए जो कि शायद उस वक्त के लिए शायद लोगों को नहीं समझ में आए, बट फॉर द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए वो बहुत बेहतर इकदाम थे जो इकोनॉमी पे दूर असरअंदाज रखते हैं। आई थिंक एक क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट एज वेल एंड द पॉलिसी मेकर्स। तो डेफिनेटली जो सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है, जो ऑन गोइंग मार्केट में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है इन्वेस्टर्स का, राइट। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आई थिंक द की रीजन इज द गवर्नमेंट सपोर्ट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज व्हाट दे हैव मेड। अच्छा फरहान, अगर ये जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि वो अभी तक मार्केट में एंटर कैसे हों, या उनके लिए क्या अब इस हाई लेवल्स पे कोई पोजीशन नहीं बची, तो क्या आप उनको एडवाइस देंगे कि वो कैसे मार्केट में न्यू एंट्री ले सकते हैं? और ख़ासकर वो जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मार्केट तो विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हो सकता है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म करेक्शंस आती हैं वो मार्केट के लिए, और बल्कि उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको लगता है कि ये रैली मिस हो गई है। सो ये एक हम्म। अपॉर्चुनिटी है। अगेन आई वांटेड टू ऐड फॉर द इन्वेस्टर्स हु आर कमिंग न्यू या जो पुराने हों, स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स करें। ऐसे सेक्टर्स, ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो आप अपने सराउंडिंग में हर वक्त देखते हैं, उनकी फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, उनकी मैनेजमेंट जो है परफॉर्मेंस की तरफ फोकस रखती है। आई थिंक वो कंपनी से फोकस करें, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट रखें। तो आई थिंक ये रेट्स हो या कोई और सा मल्टीपल हो मार्केट का, यू यू एंडेड अप मेकिंग मनी, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वैल्यू कंपनी में होगी रादर देन किसी और कंपनी में। जी। अच्छा, इकोनॉमी का आपने कहा कि वाकई एक कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्ट है। तो ख़ासकर पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ इंटरनेशनल कंपनीज काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए यही मौका है, और कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आप समझते हैं कि आ सकती है इन्वेस्टमेंट के, ये वाले जो सेक्टर्स हैं इधर बहुत गुंजाइश है? तो ये पाकिस्तान में अभी मुझे लगता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने पिछले 1 साल में देखी है कि मार्केट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है। तो स्टॉक मार्केट से एक हमने देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो आउटफ्लो की तरफ ही है। जाहिरन मार्केट जब रीरेट करती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है,
सो एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट व्हाट आई सी इज के पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, आईटी राइट। सेक्टर है और ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आ सकती है। और इसी में मुझे लगता है कि पाकिस्तान विल हैव अ मोर ग्रोथ चांसेस, जहाँ पे ये इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर हम राइट डायरेक्शन में बना रहे हैं तो इनमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देख सकते हैं। राइट, वेल फरहान, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया, डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, खासकर स्टॉक के हवाले से बात की, बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस दिखाई दे रही हैं और ख़ासकर अगर मार्केट की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल्स मार्केट के लास्ट वीक भी हमने विटनेस किए थे और इस वीक का जो आगाज़ हुआ है वो भी एक पॉजिटिव वे से हुआ है। लेट्स हैव अ लुक कि आज के 100 इंडेक्स की क्या अपडेट्स हैं, देखते हैं। हंड्रेड इंडेक्स आज ओपन हुई मार्केट 1,54,277.19 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 1,56,199.28, लोअर वाज सेम एज द ओपनिंग, the psychological barrier 1,54,944.87 and finally closure 1,56,087.3, यानी कि चेंज रहा पॉजिटिविटी के साथ 1810.11 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। मंडे का दिन एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट, अब कह सकते हैं हम कि पूरे वीक में मार्केट के पॉजिटिव जो एक हम कह सकते हैं स्टैंस है वो देखा जाएगा और लास्ट वीक भी यही विटनेस किया था, जिसके रीज़न था कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई विटनेस किया, आज भी यही देखा जा रहा है। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं खासकर Alibaba.com एंड वजारत आईटी के दरमियान डिजिटल तजारत को फ़रोग के लिए अग्रीमेंट्स हुए हैं। खासकर यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, जहाँ वहीं पे हमारे पास चाइना से भी कुछ अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं और ये डिजिटल ट्रेड होगी, इसमें क्या फ़ायदे होंगे ई कॉमर्स के हवाले से। ऑफकोर्स हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान में इसकी यूजेज है ऑलरेडी, अब जब पाकिस्तान के साथ G2G अग्रीमेंट्स होंगे तो इससे बहुत फ़वाइद होंगे, खासकर उन ई कॉमर्स सेक्टर से कनेक्टेड फ्रीलांसर्स को भी और कंपनीज को भी जो पाकिस्तान में हैं, रजिस्टर्ड हैं। इन तमाम चीज़ों पे आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम FIA का एक बड़ा इकदाम देख रहे हैं, वो ये कि हुंडी हवाला यानी कि अनऑफिशियल चैनल से इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ एक तहरीक चलाई जा रही है और क्रैकडाउन किया गया है। आज इसके हवाले से बात करेंगे। वो वर्कफोर्स जो इलीगल हम कह सकते हैं तरीके से जाती है पाकिस्तान से बाहर और ख़ासकर फिर ये पाकिस्तान का नाम भी ख़राब होता है इससे, और दूसरा ये कि इंसानी जान भी जो है वो बहुत ख़तरे में आती है। तो ये इंसानी स्मगलिंग के हवाले से जो एक इकदाम गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया, FIA का जो एक क्रैकडाउन है, इससे बड़ा ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट सामने आएगा। ख़ासकर वो जो लोग इस चीज़ की स्मगलिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ है और आम लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो एक ख़ासकर हम बात कर रहे हैं इंसानी स्मगलिंग की या हुंडी हवाला से कैश ट्रांसफ़र भी होता है, तो ये गलत है, इसको जो है वो जितना जल्दी हो सके रोका जाए। आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ साथ डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हुआ है और ये सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं अप्रिसिएशन हो रही है रुपये की और ख़ासकर डॉलर माइन्यूटली बट डेली बेसिस पे डिप्रिशिएट कर रहा है। और साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि जो हमारे पास अशिया खुरनोश है यानी कि ज़रूरत हम देख रहे हैं इस बात की कि कीमतों को बाकायदा मॉनिटर किया जाए। तो गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला किया गया है कि तमाम एसेंशियल आइटम्स की जो हम कह सकते हैं कि प्राइस है उनको मॉनिटर किया जाएगा और चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की जानिब से रखा जाएगा। ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मजहर अली नासिर साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि क्या कहेंगे, खासकर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड चाइना जहाँ एक दीगर अग्रीमेंट सामने आ रहे हैं, वहीं पे आईटी सेक्टर के अंदर एक बड़ा इकदाम किया गया है। खासकर Alibaba.com एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है इनके दरमियान अग्रीमेंट साइन हुआ है और ख़ासकर ये एक हम कह सकते हैं इस चीज़ की तरफ तवज्जो है कि तमाम जो आईटी सेक्टर से रिलेट करते हैं, ई कॉमर्स से रिलेट करते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तवज्जो रही है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कि ये आईटी सेक्टर को बढ़ाया जाए, इसकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसकी डेवलपमेंट की जाए जो हमारी यूथ है। तो इसी के साथ साथ
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ले लें या एफपीआर को ले लें, तो वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ काम कर रही है और तवज्जो दे रही है। तो अगर आप alibaba.com को भी लें और आप इसी तसलसल को देखें, तो इसमें आपको बहुत से एडवांटेजेस नज़र आते हैं। नंबर वन, आप चाइना के साथ वो ट्रेड कर सकेंगे ई कॉमर्स के ज़रिए, जो जो पहले मुमकिन ना था। इससे बहुत आसानियाँ हो जाएंगी, आप चीज़ें बेच भी सकते हैं, आप चीज़ें मंगवा भी सकते हैं, एक किस्म का ट्रेड शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से आपके जो घर बैठे लोग हैं, इस आईटी सेक्टर में डेवलप कर बैठे हुए इसको मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है, और ये सिर्फ शुरुआत है। जिस वक्त आप अलीबाबा के चैनल के थ्रू, इस सर्च इंजन के थ्रू आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आपका होराइजन बन जाती है। अच्छा, मजहर साहब ये भी बताइएगा कि एफआईए ने एक बड़ा इकदाम किया है, हुंडी, हवाला और ख़ासकर ह्यूमन जो स्मगलिंग होती है उसके ऊपर क्रैकडाउन करना और इस चीज़ को एक मेक श्योर करना कि अब कोई इलीगल तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स हों या इलीगल जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, अनऑफिशियल कोई चीज़ नहीं होगी, अब डॉक्यूमेंटेशन होगी, ऑफिशियली मूवमेंट्स होंगी और साथ साथ जो हमारी वर्क फोर्स है, जो कुछ भोले भाले लोगों को एक हम कह सकते हैं इंसानी स्मगलिंग के थ्रू भेज दिया जाता है, ये सब जो है वो एक क्रैकडाउन किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और लोगों को भी इस बात पे अवेयरनेस दी जा रही है, इसके ऊपर बताइए क्या कहेंगे। मैं इस सिलसिले में तो हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पे आपके SIFC को भी इसके अंदर, क्योंकि ये उनका वन ऑफ द की पॉइंट्स था कि हम डॉलर को और इस हवाले को, इस हुंडी को रोकेंगे। तो मैं समझता हूँ पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि डॉलर जो है वो जिस सतह पे था और जिस तरह तेज़ी से बढ़ा था, वो 280 और 282 के करीब जो है वो आके थमा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एफआईए जो इस पे एक्टिवली काम कर रही है और दूसरे इदारे जो हैं इसके ऊपर मरबूस हैं कि इसको हमने बढ़ने नहीं देना है। तो इसी वजह से आपके पास एक स्टेबल इकोनॉमी के तौर पे, एक स्टेबल करेंसी के तौर पे पाक रुपया आपके सामने है, जो अगर बढ़ता भी है तो फौरी तौर पे वापस आ जाता है। तो आप देखिए कि अगर आप पिछले 3 महीने में भी देखें तो ये 282 282.5 के दरमियान ही था, बीच में बढ़ा था तो एकदम प्रेशर आया और वापस अपनी जगह पे आ गया। तो इसी तरीके से अगर इस डॉलर की, रुपये के सामने स्टेबिलिटी रहेगी, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और पैदा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो काम एफआईए कर रही है और जिस तरह ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है। उसकी वजह ये है कि जो गरीब लोग बेचारे यहाँ से जाते हैं, जगहों पे पहुँच भी नहीं सकते, और उनको वो जो माशी हालात की वजह से जाते हैं और समझते हैं कि बाहर जाके उनके साथ वो कुछ काम कर लेंगे और पैसे बना लेंगे, तो मेजॉरिटी जो है वो पहुँच भी नहीं सकते और उनके साथ बहुत किस्म के फ्रॉड किए जाते हैं। लेकिन इसी बात को अगर आप लें तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि जब हमारे यहाँ अगर ईज़ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ लेबर हो सके, जिसके अंदर आपके पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो और आप लोगों को आसानी से उनको वो ट्रेनिंग दी जाए कि वो किस तरह अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू उनको डेवलप किया जाए, तो जो पैसे आज पाकिस्तान आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आपके पास $3 बिलियन के करीब 3.2 $3.1 बिलियन पर मंथ आपके पास आ रहा है। और अगर आप इन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को, कि जो लोग हमारे पास हैं, बाहर जाना चाहते हैं, सही तरीके से, आसान तरीक़ों से उनके लिए वो एप्लीकेशंस बना लें, वो फॉर्मेट बना लें और उसके साथ साथ ट्रेनिंग दे सकें, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि 3.2 बिलियन जो है 3.8 और 4.8 नहीं हो सकता। राइट। अच्छा मजहर साहब, आपने रुपी डॉलर पैरिटी का जिक्र किया, तो क्या कुछ इम्कानात ऐसे भी हैं कि जब इतना ज़्यादा क्रैकडाउन किया जा रहा है और एक एप्रिसिएशन रुपी की हो रही है तो मज़ीद इसमें कमी देखी जाए, और ख़ासकर अब हम मार्केट वैल्यू से वैरी करेंगे तो IMF की भी यही कंडीशनैलिटी थी कि मार्केट वैल्यू या मार्केट जो है वो फ्लोट करने दिया जाए डॉलर के हवाले से वैल्यूएशन। तो अब आपको लगता है कि इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी और कितना ज़्यादा हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा गुंजाइश है इसके अंदर? देखिए, ये डिपेंड करेगा डॉलर की डिमांड के ऊपर। इस वक्त अगर आप अपने इन्फ्लेशंस देखें तो आप तकरीबन 3.5% पे हैं, और इसी को अगर आप इंपोर्ट्स के लेवल पे देखें तो आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा नहीं हो रही, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी काफ़ी अमल दखल है, जिसकी वजह से
आपके पास डॉलर की डिमांड जो है उसको कंट्रोल किया हुआ है, ताकि वो चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है या वो एसेंशियल्स नहीं है वो पाकिस्तान में कम से कम आ रही हैं। जो एक राइट। इकोनॉमिक एक स्लो डाउन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर कंडीशन के अंदर है। तो आज उसके अंदर बेहतरी और आ सकती है, वो उसी वक्त आ सकती है कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, आपके पास इंपोर्ट्स उसके सामने कम हो, तो आपके डेफिसिट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो काम मिनिस्ट्री कर रही है फाइनेंस की इस वक्त, स्टेट बैंक की रेगुलेशंस मौजूद हैं, इन्फ्लेशन अपनी जगह पर है, इंटरेस्ट रेट को 11% पे रखा हुआ है। हालांकि इंटरेस्ट राइट। रेट को मेरी नज़र में सिंगल डिजिट पे आना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर दे हैव द रीजंस कि वो उसको कब उस वक्त लेकर आएंगे। लेकिन जो पिछले 4 साल के हालात थे उसके अंदर और आज के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने ली हुई है वो एक बेहतर डायरेक्शन है, और उसी के ऊपर काम करते हुए उनको अपनी इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहिए। मजहर साहब, वेरी राइट। ये भी बताइएगा कि आपने इन्फ्लेशन का जब जिक्र ही किया है, और फूड इन्फ्लेशन हमेशा ही एक कोई मेस क्रिएट कर देती है, खासकर जब हम रमज़ान के बाद देखते हैं, रमज़ान के स्टार्टिंग में देखते हैं, तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा फस क्रिएट करते हैं। खासकर हम इसेंशियल आइटम्स की बात कर रहे हैं, वो डेली बेसिस के यूजेज फूड, तो इसकी कीमतों को बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मॉनिटर गवर्नमेंट अगर करेगी तो वो एक माइक्रो लेवल के ऊपर एक प्लान है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की नीयत तो यही है कि आम आदमी को सही प्राइस पर एक अच्छी सस्ती प्राइस पे आम एसेंशियल्स मिलें। लेकिन इसके साथ साथ मैक्रो लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को इस दफ़ा की प्लानिंग के अंदर ये लेके चलना पड़ेगा कि हम अपनी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स कितनी करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट्स को कितना लेकिन कंट्रोल मजहर करेंगे। साहब, एक पॉइंट यहाँ ये भी रेज होता है कि खासकर वो ताजिर बरादरी जो देख रहे हैं कि मुल्क में फ्लड की सूरत हाल है, क्रॉप्स जो हैं वो अब काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, हमारे पास बहुत डैमेज हुआ है, और ये एक डेंट इकोनॉमी पे अभी तक पड़ा नहीं है। मे बी कि इसका गॉड फॉरबिड के ना आए, लेकिन हो सकता है कि आए, तो हमें दोनों सूरतों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ताजिर बरादरी के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको क्या मैसेज देंगे कि खासकर जो बिल्कुल, ये डेली बेसिस के यूजेज अशिया है उसको ज़रा कीमतें ना बढ़ाई जाएं? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये सही बात है। और पहले तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम में होर्डिंग अलाउड ही नहीं है। तो अगर एज अ बिल्कुल। मुसलमान आप होर्डिंग करते हैं तो ये बिल्कुल एक नाजायज़ चीज़ है। और अगर इंटेग्रिटी की बात करें तो इन हालात के अंदर जब आदमी के पास खाने को ना जी। हो और आप प्राइस को पाएं, तो बिल्कुल एक ऐसी बात है जो ना होने वाली बात है। और ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा। हर पाकिस्तान की है, हर ताजिर की है, हर बिजनेसमैन की है। अच्छा, ये भी है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ थोड़ा सा एक आपको थोड़ा दर्द भी रखना चाहिए कि वो लोग जो सैलाबी सूरत हाल का शिकार हैं, उनके लिए भी थोड़ा हमारे लिए, हमारे दिल में एक पेन होना चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर ताजिर बरादरी इसका ख्याल कर लें तो काफ़ी बेहतर होगा। मैं समझता हूँ ताजिर बरादरी तो इसका ख्याल करती है, और पाकिस्तान में फिलांथ्रोपी जिस तरह है वो आपको बाखूबी मालूम है। मैं समझता हूँ जो ज़रूरत है वो एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये शॉर्टेज जो है, और शॉर्टेज जो इस वक्त एक कुदरती शॉर्टेज हुई है, जो सैलाबात आए हैं जिसकी वजह से क्रॉप्स भी आपकी ख़राब हुई जी हैं। जी जी। तो ये वक्त नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी का, ये वक्त है कि सही चीज़ को सही जगह पे एट अ राइट प्राइस प्रॉफिट करना हर इंसान का हक है, लेकिन वो जायज़ प्रॉफिट होना चाहिए। और जो जिस तरह मैंने आपसे फरमाया कि इस्लाम में होर्डिंग ही अलाउड नहीं है, तो अगर आप होर्डिंग नहीं करेंगे तो आपकी प्राइसेस जो हैं वो सही और स्टेबल रहेंगी। और जो गवर्नमेंट ने इकदाम लिया है कि वो प्राइसेस को चेक करेंगे, तो मैं समझता हूँ जी। सही वक्त पे इकदाम लिया है, ताकि ये प्राइसेस में राइट। आने वाला इम्पैक्ट जो है वो कवर हो जाए। वेल, थैंक यू सो मच मजहर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों पर गवर्नमेंट जो है चेक एंड बैलेंस रख रही है, जिनके इम्पैक्ट्स हम आने वाले दिनों में देखेंगे, ताकि जो प्राइस हैं वो शूट ना करें, और इसको थोड़ा फोकस रखा जाए। खासकर जब फ्लड आया है तो इसकी सूरत हाल से भी निपटा जाएगा, और साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल किया जाएगा। कमोडिटीज़ अपडेट्स हमारे पास रेडी हैं, लेट्स हैव अ लुक आज की अपडेट्स क्या है। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,81,245 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,27,204 रुपीज़। ये लोकल मार्केट के रेट्स हैं जो कि हायर साइड पे देखे जा रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड पर
$3,586.66 ऑयल WTI पे बैरल 63.1, ऑयल ब्रेंट क्रूड पे बैरल 66.81। आपने देखा ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा इंटरनेशनली कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेयर एज गोल्ड प्राइसेस में एक इम्पैक्ट अपवर्ड ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है। ये हमारे पास अपडेट्स कमोडिटीज़ के आपने देखे। अब हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास क्या अपडेट्स हैं आज की मार्केट के। करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.71, सेलिंग वाज 330.29। यूके पाउंड बाइंग रही 380.09, सेलिंग वाज 380.77। यूएस डॉलर बाइंग रही 281.55, सेलिंग वाज 282.05। एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.48, सेलिंग वाज 39.55। ये थे करेंसी अपडेट्स। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.04, सेलिंग वाज 75.18। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.67, सेलिंग वाज 76.8। कतरी रियाल बाइंग रही 78.11, सेलिंग वाज 78.24। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 923.27, सेलिंग वाज 924.91। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट के। खासकर अगर हम रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से देखें तो रुपी एप्रिसिएशन की तरफ है। डॉलर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा नीचे जा रहा है और ये इम्पैक्ट अगर जारी रहा तो यकीनन हम एक कंसोलिडेट करेंगे जो कि हमारे इंपोर्टर्स के लिए खासकर बड़ा बेनिफिशियरी होगा। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।